हेलो गाइस, ये वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल भगवान GIC कोटद्वार. एज यू नो, आई क्रिएट एजुकेशनल वीडियोस फॉर स्टूडेंट्स. In this series, today I am presenting solutions to 30 important questions from the subject of economics. From the perspective of the board exam, you may find several of these questions in the board paper. So let's वॉच द वीडियो. प्रश्न 1. बंद अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? उत्तर: बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसका किसी अन्य देश के साथ आर्थिक संबंध नहीं है. ऐसे देश में न आयात होते हैं और न ही निर्यात. प्रश्न 2. भुगतान संतुलन में असमानता के 3 कारणों का उल्लेख कीजिए. उत्तर: भुगतान संतुलन में असमानता के 3 कारण निम्नलिखित हैं. क. आयातों की अधिकता. ख. निर्यातों में आशानुकूल वृद्धि न होना. ग. लागतों का ऊंचा होना. प्रश्न 3. लोचपूर्ण विनिमय दरों से क्या आशय है? उत्तर: स्थिर विनिमय दरों से आशय मुद्रा कोष योजना के अंतर्गत समायोजित समता दरों से है. प्रश्न 4. विदेशी विनिमय बाजार से क्या अभिप्राय है? उत्तर: विदेशी विनिमय बाजार से अभिप्राय विदेशी भुगतानों को निपटाने के लिए मुद्रा के लेन देन से है. प्रश्न 5. परोक्ष कर किसे कहते हैं? उत्तर: जब कर भुगतान में कर भार तथा कर दायित्व अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ता है तो उसे परोक्ष कर कहा जाता है. प्रश्न 6. सामूहिक मांग से क्या अभिप्राय है? उत्तर: सामूहिक मांग से आशय समाज की संपूर्ण मांग से है. प्रश्न 7. भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? उत्तर: भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO करता है. प्रश्न 8. प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? उपभोग, निवेश, आय या उपर्युक्त सभी? उपभोग, निवेश और आय सभी इसमें शामिल हैं, अतः सही उत्तर विकल्प 4 है. प्रश्न 9. घाटे के बजट से आप क्या समझते हैं? उत्तर: जब सरकार की कुल आय सरकार के कुल व्यय से कम होती है तो उसे घाटे का बजट कहते हैं. प्रश्न 10. सामूहिक मांग से क्या अभिप्राय है? उत्तर: सामूहिक मांग से आशय समाज की संपूर्ण मांग से है. प्रश्न 11. प्रत्याशित निवेश को परिभाषित कीजिए. उत्तर: प्रत्याशित निवेश को भौतिक पूंजी स्टॉक में वृद्धि और उत्पादक की माल सूची में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है. प्रश्न 12. भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह लिखिए. उत्तर: भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह ये R कटा हुआ ऐसा लिखा जाता है. प्रश्न 13. मुद्रा की चलन गति से क्या आशय है? उत्तर: एक निश्चित समय में मुद्रा की एक इकाई औसतन जितनी बार भुगतान करने के लिए प्रयोग की जाती है उसे मुद्रा की चलन गति कहते हैं. प्रश्न 14. निम्न तालिका को पूरा कीजिए. यहाँ पर यूनिट्स दे रखी हैं. प्राइस पर यूनिट, टोटल रेवेन्यू क्या है और सीमांत आय. आपने कुल आय और सीमांत आय को ज्ञात करना है. कैसे करेंगे इसको? इसका आंसर में होगा, यूनिट्स में लिखें 1 2 3 4 5. कीमत प्रति यूनिट्स क्या है? पहले में 15, फिर 13, 11, 10 और 7 ये प्राइस है पर यूनिट. कुल आय टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा? फिर आपको यूनिट्स को और प्राइस पर यूनिट इनको मल्टीप्लाई करना है. 1 × 15 = 15, 2 × 13 = 26, 3 × 11 = 33, 4 × 10 = 40, 5 × 7 = 35. अब आपने सीमांत आय निकालनी है. मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होता है टोटल रेवेन्यू TRN माइनस
TRN-1 टोटल रेवेन्यू जो पहला वाला है और टोटल रेवेन्यू दूसरा, उसमें से आपने इसको घटाना है। जैसे यहाँ पर आपने ध्यान रहे TR1 और MR1 या टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू फर्स्ट आउटपुट पर सेम संख्या होती है। यहाँ पर ये 15 है, इधर भी आपको 15 लिखना है। उसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू से TR2 माइनस TR1 कर देना है। 26 में से 15 घटा के 11 आ गया। अब आपने क्या करना है, इसी तरह से इसको कम करते जाना। 33 में से 26 को आप घटाएंगे, आपको मिलेगा 7। फिर 40 में से 33 घटाएंगे, आपको मिलेगा 7। फिर 35 में से 40 घटाएंगे, आपको मिलेगा -5। इस तरह से आपने इसको हल करना है। प्रश्न 15, किस बाजार में फर्म कीमत प्राप्त करता होती है? उत्तर, पूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक विक्रेता कीमत मान लेने वाला होता है, कीमत निर्धारित वाला नहीं। कीमत को दिया हुआ मानकर फर्म अपनी उत्पादन की मात्रा को समायोजित करती है। प्रश्न 17, पूर्ति से क्या अभिप्राय है? उत्तर, किसी वस्तु की पूर्ति से आशय वस्तु की उस मात्रा से है जिसे विक्रेता एक निश्चित समय में तथा एक निश्चित कीमत पर बाजार में बेचने को तैयार है। प्रश्न 18, सीमांत उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, किसी वस्तु की दी हुई मात्रा की सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में होने वाली वह वृद्धि है जो उसके उपयोग में एक इकाई के बढ़ने के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है। प्रश्न 19, गिफिन पदार्थ से क्या अभिप्राय है? उत्तर, गिफिन पदार्थ एक घटिया पदार्थ है जिसका आय प्रभाव ऋणात्मक होता है किंतु कीमत प्रभाव धनात्मक होता है। प्रश्न 20, वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्नलिखित में कौन सी कठिनाइयाँ हैं? नंबर 1, दोहरे संयोग का अभाव, वस्तु विभाजन में कठिनाई, सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव, उपर्युक्त सभी। दोहरे संयोग का अभाव, वस्तु विभाजन में कठिनाई और सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली की सभी दी गई कठिनाइयाँ सही हैं। अतः सही उत्तर विकल्प 4 है। प्रश्न 21, MPC को निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई, C अपॉन वाई, S अपॉन वाई या डेल्टा S अपॉन डेल्टा वाई। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी MPC को डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई से दर्शाया जाता है। इसमें डेल्टा C का मतलब है उपभोग में बदलाव और डेल्टा वाई का मतलब है आय में बदलाव। अतः सही उत्तर है विकल्प 1। प्रश्न 22, नकद कोष अनुपात क्या है? उत्तर, प्रत्येक अनुसूचित बैंक को अपनी मांग और समय जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत कोष के रूप में रिजर्व बैंक के पास जमा करना अनिवार्य है। इसे ही नकद कोष अनुपात कहते हैं। प्रश्न 23, बैंक दर किसे कहते हैं? उत्तर, बैंक दर से आशय उस न्यूनतम दर से है जिस पर देश का केंद्रीय बैंक संबद्ध बैंकों की प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों को पुनः बुनाने के लिए अथवा स्वीकृत प्रतिभूतियों पर ऋण देने के लिए तैयार रहता है। प्रश्न 24, भारत के केंद्रीय बैंक का क्या नाम है? उत्तर, भारतीय रिजर्व बैंक। प्रश्न 25, प्रति व्यक्ति आय क्या है? उत्तर, प्रति व्यक्ति आय अर्थव्यवस्था की औसत आय होती है। अर्थव्यवस्था की कुल आय में कुल जनसंख्या का भाग देकर प्रति व्यक्ति आय ज्ञात की जा सकती है। अर्थात आपने क्या लिखना है? प्रति व्यक्ति आय बराबर जो कुल राष्ट्रीय आय है उसमें कुल जनसंख्या से भाग दे देना है। प्रश्न 26, मांग के नियम की व्याख्या कीजिए। उत्तर, किसी वस्तु की मांग और कीमत परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। इस संबंध को मांग के नियम द्वारा व्यक्त किया जाता है।
मांग का नियम यह बताता है कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से उसकी मांग कम हो जाती है तथा कीमत में कमी होने से मांग बढ़ जाती है। इस प्रकार वस्तु के मूल्य एवं उसकी मांग के मध्य विपरीत संबंध पाया जाता है। यही मांग का नियम है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार मांग का एक सामान्य नियम है, गिरते हुए मूल्य के साथ साथ मांग की मात्रा बढ़ती जाती है तथा बढ़ते हुए मूल्य के साथ साथ मांग की मात्रा घटती जाती है। प्रश्न 27, सामान्य कीमत स्तर एवं रोजगार का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में, समष्टि अर्थशास्त्र में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। उत्तर समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। अतः सही उत्तर विकल्प 2 है। प्रश्न 28, वास्तविक अर्थशास्त्र क्या है? उत्तर वास्तविक अर्थशास्त्र यह वह विश्लेषण है जिनमें उन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है जिनकी सत्यता की जांच की जा सकती है और विभिन्न आर्थिक समस्याओं के लिए समाधान निकाला जा सकता है। वास्तविक अर्थशास्त्र भूत, वर्तमान तथा भविष्य के लिए आर्थिक मुद्दों से संबंधित है, अर्थात क्या था, क्या है और क्या होगा। प्रश्न 29, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को परिभाषित कीजिए। उत्तर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी होता है। इसमें निजी संपत्ति का अधिकार होता है और इसका इस्तेमाल निजी फायदे के लिए किया जाता है। पूंजीवाद व्यक्तिगत अधिकारों के सिद्धांत पर आधारित होता है। प्रश्न 30, कुल उपयोगिता क्या है? उत्तर किसी वस्तु या सेवा के उपभोग से मिलने वाली कुल संतुष्टि को कुल उपयोगिता कहते हैं। यह किसी वस्तु की सभी इकाइयों से मिलने वाली सभी उपयोगिताओं का योग होता है। कुल उपयोगिता को TU से प्रदर्शित किया जाता है। इस तरह से ये 30 प्रश्न हैं, आप इनका अभ्यास कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।